परिवार में इतना बड़ा खुशी का माहौल था, फिर भी रजनी को सबसे पीछे रखा गया था। अरे दीपक, ज्योति आगे आओ। कहाँ फोटो में पीछे खड़े हो? रजनी तू पीछे खड़ी हो, ज्योति तेरे आगे खड़ी होगी। माँ जी, वो रजनी भाभी खड़ी थी इसलिए मैं पीछे ही खड़ी हो गई। अरे वो क्या करेगी फोटो में आकर? उसकी कोई शक्ल है फोटो खिंचवाने वाली? ऐसी काली भद्दी से तो दिखाई देती है। ज्यादा आगे खड़ी होने के लिए कहा करे तो उसको पीछे कर दिया कर, समझी? ठीक है माँ जी। माँ, ज्योति, बातें खत्म हो जाएं तो फोटो खिंचवा लेना। अरे रुको रुको, आओ माँ जी। रजनी काले रंग की थी, इसी कारण जब वो सरला के घर में बहू बनकर आई तो वो भी उससे नफरत करने लगी। रजनी स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसी कारण मनोज ने उससे शादी की थी। मनोज और रजनी दोनों ही बहुत सीधे साधे थे, जबकि दीपक और ज्योति दोनों चालाक थे। पर रजनी की सास को अपनी छोटी बहू ज्योति और बेटे दीपक से ज्यादा लगाव था, इसीलिए वो हर समय रजनी को उसके काले रंग के लिए ताने देती रहती थी। माँ जी, ये देखो, मैंने सारी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। उस रजनी की तो एक भी नहीं की ना? नहीं नहीं माँ जी, मैंने उन्हें हर फोटोज में से क्रॉप कर दिया है, यानी काट दिया है। सास और ज्योति दोनों हंसने लगती हैं। रजनी रोती हुई कमरे में चली जाती है। तभी उसे बाहर से अपने ससुर और पति की आवाज आती है। दीपक, ओ दीपक। पिताजी, ये तो बैडमिंटन खेलने क्लब गए हैं। इस लड़के ने सब बर्बाद कर दिया। एक बात बताओ बहू, ये परसों निखिल की शादी के लिए तुमने और दीपक ने कितने की शॉपिंग की थी? जब अपनी दुकान में बढ़िया कपड़े हैं तो बाहर से इतने महंगे क्यों खरीदे? अरे क्या बच्चों से सवाल कर रहे हो? बच्चों सी हरकत तो तुम्हारे लाडले बेटे ने की है। पूरे 8 लाख रुपए के कपड़े खरीदे हैं। ऐसा कौन करता है भला? है? अपने घर की शादी में भी कोई इतने महंगे कपड़े नहीं लेता। फिर ये तो दूर के रिश्ते में शादी थी, और जब अपनी दुकान पर कपड़े थे, बढ़िया कलेक्शन था, फिर भी बाहर से खरीदे। क्या हो गया पापा जी? अगर हम दोनों ने महंगे कपड़े बाहर की दुकान से खरीद भी लिए, हमारी अपनी दुकान पर हमें कुछ पसंद नहीं आया, कोई बढ़िया माल था ही नहीं। और हाँ, चिंता मत कीजिए, मैं अपने पापा को बोलकर आपके अकाउंट में डलवा दूंगी। मेरे से जुबान लड़ाती हो बहू, है? तुम्हें आए 1 साल भी नहीं हुआ और मेरे आगे इतना बोल गई। रजनी बहू को 3 साल हो गए, आज तक मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की। वो इसलिए क्योंकि रजनी भाभी के मायके वाले मेरे मायके वालों जितनी बराबरी नहीं रखते, समझे? बहुत बोलिए आप। ज्योति, तुम पापा से बहुत जबान लड़ा रही हो। जेठ जी, मेरे से फालतू बोलने की तो जरूरत है नहीं। जाकर अपनी काली बीवी के आगे बोलो, वही इस घर में भीगी बिल्ली बनी घूमती है। ज्योति, तुम अपने ससुर और जेठ से किस तरह बात कर रही हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं ऐसे ही बात करूंगी, समझिए आप। पापा, ये हिसाब की किताबों में कुछ नहीं लिखा। दीपक ने अपने लिए एक फ्लैट और गाड़ी खरीदने में इस साल की कमाई के दुकान के सारे पैसे लगा दिए। अब कपड़ा कहाँ से आएगा? कर्जदार सिर में घूमेंगे। क्या हो रहा है ये सब? दीपक, तूने बिना पूछे फ्लैट और गाड़ी कैसे खरीद ली? तुझे पता है दुकान के वो रुपए माल के लिए रखे थे। मन तो कर रहा है जोरदार थप्पड़ लगाऊं तुझे। पापा, ये मत भूलो, हाथ उठाना मुझे भी आता है। क्या तू मुझ पर, मेरा अपना खून अपना बेटा मुझ पर हाथ उठाएगा? ओह हे ईश्वर! क्या हुआ आपको? मनोज, दीपक, हे भगवान! रजनी, डॉक्टर को फोन करो। जी जी। बहुत देर हो गई, रजनी के ससुर नहीं बच पाए, उनका देहांत हो गया। दीपक और ज्योति ने तो चालाकी से पहले ही सब कुछ हथिया लिया और अपने नए फ्लैट में रहने चले गए। मनोज ने दुकान बेचकर कर्ज चुका दिया, पर अब वो बहुत गरीबी की हालत में आ चुका था। माँ जी, ये कुछ खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है बहू, मेरा अपना बेटा ही नालायक निकलेगा, ये मैंने कभी। चुप हो जाइए माँ जी, हम हैं ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा। पर ठीक कुछ भी नहीं हो रहा था। मनोज के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो घर में खाने के लिए सब्जी दालें भी खरीद सके। माँ जी को दवाई देनी है, घर में न दाल है न कोई सब्जी, क्या बनाऊं? एक बार ज्योति के घर जाकर देखूं क्या? रजनी घर में बिना बताए ज्योति और दीपक के फ्लैट पर जाती है। रजनी भाभी, हमने कोई खैरात बांटने के लिए धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो मुंह उठाकर यहाँ चली आई, निकलिए यहाँ से। ज्योति रजनी की कोई मदद नहीं करती। वो रोती हुई घर की तरफ जा रही थी, पर उसके हाथ खाली थे। वो सड़क के किनारे बढ़ने एक पेड़ के नीचे बैठ गई और खूब रोने लगी। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊं? मनोज भी काम की तलाश में गए हुए हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे। माँ जी घर में भूखी हैं, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ज्योति रो रही थी कि तभी उसकी आवाज सुनकर वहां एक देवी प्रकट होती है। तुम क्यों रो रही हो पुत्री? आप कौन है? मैं वृक्ष देवी हूँ, मुझसे अपना दुख कहो। क्या दुख है तुम्हें बेटी? रजनी वृक्ष देवी को अपना सारा दुख बताती है। रजनी, जो व्यक्ति अपने दुख भूलकर दूसरों के दुख के बारे में चिंता करता है, वह सच में महान है। और तुम अपनी सास और अपने परिवार के लिए अपने से ज्यादा सोच रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। वो देखो, जमीन पर गिरते हुए तुम्हारे दुख के आंसू जादुई हो गए। ये आंसू सोने के सिक्कों में बदल गए। रजनी देखती है उसके आंसू सचमुच सोने के सिक्कों में बदल रहे थे। अब ये सोने के सिक्के तुम्हारे हैं,
उनकी सहायता से अपने दुखों को दूर करो। हमेशा खुश रहना बेटी। इतना कहकर वृक्ष देवी वहां से गायब हो गई। रजनी सोने के सिक्के उठा लेती है और घर आकर अपनी सास और मनोज को सारी बात बताती है। रजनी बहू, मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे काले रंग के लिए हमेशा तुम्हें लज्जित किया, पर आज दुख में तुमने ही इस घर को बचाया है। मुझे माफ कर दो बहू, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। माँ जी, मैंने आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना। अब हम खुशियों का मिलकर स्वागत करेंगे। हम फिर से कपड़े की नई दुकान खोलेंगे और बाबूजी के आशीर्वाद से हमारा काम फिर से ठीक हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो रजनी। बाबूजी बहुत दुखी मन से इस दुनिया से गए थे। हम उन्हीं के नाम पर अपनी दुकान खोलेंगे। जीते रहो मेरे बच्चों। मनोज और रजनी दोनों मिलकर उन सिक्कों को बेच देते हैं और उन पैसों से वो कपड़े का नया शोरूम खोलते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और रजनी के परिवार में खुशियां फिर से लौट आती हैं। आज भी दीपक और ज्योति जब कभी अपने माँ और भाई भाभी से मिलते हैं तो उनसे नजरें नहीं मिला पाते।